जमहूरी ममालिक की पार्लियामेंट्स में सियासी इख्तिलाफ राय सियासी निज़ाम का बुनियादी जुज़ होता है। अमरीकी कांग्रेस हो या बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स, फ्रांस की कौमी असम्बली हो या जर्मनी के बुंडसटैग, जापान की नेशनल डाइट हो या ऑस्ट्रेलिया का ऐवान नुमाइंदगान हो, कनाडा का हाउस ऑफ कॉमन्स हो या फिर भारतीय लोकसभा, ये सब फाल जमहूरी ममालिक की मुंतखब असम्बलियों की मिसालें हैं। इन ऐवानों में भी इख्तिलाफात, तुंदो तेज़ बयानात, बल्कि बाज़ औक़ात लड़ाई झगड़ों की नौबत आ जाती है। मगर पाकिस्तान में अलमिया रहा है कि इलेक्शन के बाद अपोजिशन जमातें पार्लियामान का हिस्सा होने के बावजूद इसे जाली मैंडेट की पार्लियामेंट करार देना शुरू कर देती हैं। इस रुझान में 2013 के इंतखाबात के बाद ज़्यादा तेज़ी देखने में आई, जब 2014 में पार्लियामेंट को चोरों का इदारा कहकर अपोजिशन की बड़ी जमात ने इस्तीफे दे दिए। 90 की दिहाई में भी धांधली के इल्जामात लगते रहे, मगर हुकूमत मुखालिफ जमातें पार्लियामेंट में मौजूद रहकर अपोजिशन करती। मुशर्रफ मुखालिफ जमातें एक फौजी हुक्मरान के तहत करवाए गए इलेक्शन के तहत वजूद में आने वाली पार्लियामेंट का हिस्सा बनी, मगर PTI ने असेंबलियों से इस्तीफे दे देकर इस सियासी रवायत को पामाल किया। आज गुज़श्ता रोज़ के बरखिलाफ कौमी असम्बली में कदरे बेहतर माहौल देखने में रहा। इत्तेहादी अरकान के साथ साथ अपोजिशन अरकान को भी बात करने का भरपूर मौका मिला। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट में बात नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि क़यादत इकट्ठी बैठे ना बैठे, अरकान पार्लियामेंट तो इकट्ठे बैठ सकते हैं, पार्लियामेंट के वक़ार के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। हम बैठकर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट साइन नहीं कर सकते क्या? हम चाहते हैं अपोजिशन बात करे। ऐवान के अंदर अपोजिशन अरकान ने भी स्पीकर के चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के मौक़िफ़ की तायद की। ऐवान की कार्रवाई चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी के क़याम की करारदाद भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। स्पीकर के इस अहम ऐलान से कई सवालात जन्म दे रहे हैं। क्या ये चार्टर ऑफ पार्लियामेंट उन मसाइल को हल कर पाएगा जिनसे हमारी पार्लियामेंट ने बर्दाश्त है? क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का तजुर्बा इतना कामयाब रहा है कि इसे चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की एक नज़ीर के तौर पर पेश किया जा सके? सबसे बढ़कर स्पीकर अयाज सादिक की इस कोशिश को संजीदगी से लिया भी जा सकता है या नहीं? पार्लियामेंट की सारी कार्रवाई के बाद भी अपोजिशन अरकान उमर अयूब और असद कैसर ने एक मरतबा फिर बहुत सख्त गुफ्तगू की, स्पीकर के किरदार पर अदम एतमाद का इजहार किया, हुकूमत पर मुतनाज़ कानून साजी करवाने का भी इल्ज़ाम लगाया। ऐसे में क्या अपोजिशन अरकान भी अपने रवैये से साबित करेंगे कि वो पार्लियामेंट की सियासत कर रहे हैं, ना कि किसी इनकलाबी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं? पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है, जो सामने आ रहा है, जो बातें और दावे हो रही हैं, उसी पर गुफ्तगू रहेगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ हैं हमाद गजनवी, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सभी के लिए। आइन की बालादस्ती के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता, बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। क्या 2018 और 2024 के इंतखाबात के बाद आने वाला हाइब्रिड निज़ाम आइन की बालादस्ती की गवाही दे रहा है? जैगम साहब। एक तो जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी का कमाल ये है कि वो खरगोश के साथ दौड़ भी लगा सकती है, शिकारी के साथ शिकार भी खेल सकती है, लेकिन ना खरगोश उस पर एतबार करता है और शिकारी तो वो बन नहीं सकते क्योंकि तीर कमान नहीं है। सिर्फ हाका लगा सकते हैं, ढोल बजा सकते हैं, शिकार में हिस्सा ले सकते हैं। अब बिलावल साहब की तकरीर पाकिस्तान की हालिया पार्लिमानी तारीख की एक बेहतरीन तकरीर थी, कोई शक नहीं। उन्होंने अपने नाना की याद दिला दी, और नाना की वो तकरीर है जलसा आम वाली नहीं, उनकी डिप्लोमेटिक स्पीचेस, उनकी पार्लिमानी स्पीचेस, उस लेवल की उन्होंने तकरीर की। लेकिन मैं सोच रहा था कि बिलावल किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं या पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं? तो मैंने सोचा कि वो पार्टी की नुमाइंदगी तो नहीं कर रहे, कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनके अब्बा ने कहा है कि वो जिस पार्टी के चेयरमैन हैं वो एक डमी पार्टी है, वो एक पेपर पार्टी है। जो असल पार्टी है उसकी मलकियत अभी तक अब्बा जान के अपने हाथ में है। फिर पीपल्स पार्टी की अपनी बात की, पीपल्स पार्टी किसकी नुमाइंदा है? इक़्तिदार की नुमाइंदा है या असूल की नुमाइंदा है? दिसंबर 2016 से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी हाइब्रिड सिस्टम को सर्व कर रही है। दोनों हाइब्रिड सिस्टम जो बने, 1 और 2 हाइब्रिड सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम प्लस, उसको बनाने में पीपल्स पार्टी आगे थी। 2017 में नवाज शरीफ के खिलाफ जब पैनामा केस चल रहे थे तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी आगे थी। यहां तक कि नवाज शरीफ को पार्टी की चेयरमैनशिप हटाने के लिए वो अदालत में गए दूसरे लोगों के साथ, जो मेरी राय में पाकिस्तान के आइन के इंतहाई गलत तशरीह थी।
और हमारा जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, जमातें बनाने का जो आईनी हक है, उस पर डाका डाला गया। 2018 में बलूचिस्तान की हुकूमत गिराने में किस तरीके से वो हुकूमत गिराएगी? जरदारी साहब उसका मेन कैरेक्टर थे, उसके लीडर थे, और उसका एक मकसद था कि उसी साल सेनेट के इलेक्शन होने थे, उसकी इंजीनियरिंग करनी थी। और जब सेनेट के इलेक्शन की इंजीनियरिंग हुई, अपने रजा रब्बानी को डिच करके, जिसपे सबका इत्तफाक था, पाकिस्तान के बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन, किसको लाए? फैज साहब के संजरानी को। जी हां, मैं नहीं कह रहा, ये खुद कहते हैं, आपने सुना, टीवी पे देखा, जब जुगत लगाई उन्होंने कि तो फैज का बंदा है। रजा रब्बानी को डिच करके फैज के बंदे सादिक संजरानी को किसने बनवाया? जनाब जरदारी साहब ने। फिर जरदारी साहब इत्तफाक कर गए तमाम जमातों के साथ कि संजरानी के खिलाफ अदम इस्तेकाम लाया जाए। 2019 में जब करारदाद आई तो रात की उनकी एक प्रॉपर्टी टाइकून से मुलाकात हुई और सुबह घोड़ों ने अस्तबल बदल लिए। जहां पे वोट हो रहा था वहां कैमरे लगे हुए थे, और जरदारी साहब जो थे वो इसमें साथ थे। उस रात मेरी पीपल्स पार्टी के एक बासूल लीडर से मुलाकात हुई तो यकीन करें मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उसे जिन चिमड़ गया हो। अब बिलावल साहब हमें ये बताएं कि आप किसके साथ हैं? ज़ैगब साहिब, आपकी इस गुफ्तगू पर एक बात मेरी समझ में आती है, उसको कमेंट कर दीजिएगा। बिलावल साहिब की बेहतरीन तकरीर, और फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने जब भी तकरीर की है, बड़ी बेहतरीन तकरीर, शानदार तकरीर की है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वर्किंग पॉलिटिक्स, जिसके आपने पिछले कुछ सालों के हवाले रखे हैं, फिर हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो मिलकर जो बैलेंसिंग आर्ट है, बैलेंस, जो तवाजुन कायम कर रहे हैं, वो बड़ा बेहतरीन अंदाज में कायम कर रहे हैं, तकरीर का और वर्किंग पॉलिटिक्स का, और कामयाब है इसमें। अगर आप अमली तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि बिलावल के जिम्मे यह है कि तुम खरगोशों के साथ दौड़ लगाओ, और अब्बा के जिम्मे यह है कि शिकारी के साथ हांका लगाओ। लेकिन अगर आप शक का फायदा दे बिलावल को, जो मैं जरूर दूंगा, तो वो ये है कि बिलावल की एक नहीं चल रही। बिलावल बहुत फर्मा बरदार फर्जंद हैं। अम्मा जैसे गट्स नहीं है उनमें कि जिस तरह अम्मा ने अपनी अम्मा को निकाल दिया था चेयरमैनशिप से और पार्टी को कंट्रोल ले लिया था, तो उस तरह इनमें हिम्मत नहीं है। तो चले फिर कल वाला शेर मैं जरा बदल के आपको फिर सुना देता हूं कि तुम में हिम्मत है तो अब्बा से बगावत कर लो, वरना इस हाइब्रिड सिस्टम से शादी कर लो। इफ्तिखार साहब, चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की आवाज़ आई और बड़ी सुलझी हुई तकारीर और गुफ्तगू और एक दूसरे को आज सुना गया, मगर बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि कमेटियों का बाइकआउट करेंगे, हम बदले पर उतरे तो खैबर पख्तूनख्वा में आप लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाते, हमने ये किया नहीं। सुलझे हुए सियासतदान हैं। ये जो चार्टर ऑफ पार्लियामेंट है, ये आपके ख्याल में मौजूदा निज़ाम में साथ चल पाएगा? मौजूदा निज़ाम के लिए ख़तरा बन सकता है? इसकी ज़रूरत है? देखिए, बात यह है कि एक पार्टी इनकलाबी पार्टी है और हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं, ये चल नहीं पाएंगी। ये बात बहुत वाज़ेह हो गई है। और आज बिलावल की इतनी मुस्बत तजावीज़ के बाद जो जवाब दिया गया उससे ये समझ आ गई है कि खैबर पख्तूनख्वा की सोच पाकिस्तान के बाकी जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनसे डिफरेंट है। ख़ुद जो कुछ भी आजकल पिछले एक हफ़्ते में वहाँ पे हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, वो बड़ा चौंका देने वाला अमल है और वो अच्छा नहीं है। हम इस बात से हमेशा अवॉइड करते रहे हैं कि फेडरेटिंग यूनिट्स आपस में एक दूसरे से तसादम में ना जाएं। बिलावल पार्लियामानी डेमोक्रेसी की बात कर रहा है और जो ये कोशिश की गई है, और मैं शाबाश देता हूँ स्पीकर कौमी असम्बली को कि उन्होंने जो वायलेशन हुई उस वायलेशन की बिना पे सार्जेंट एट आर्म्स को 4 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। ये बड़ी बहादुरी की बात होती है। बातें तो बहुत लोग करते हैं ना अख्तियारात की, और जब अख्तियारात के इस्तेमाल का वक्त आता है तो भीगी बिल्ली बने बैठे होते हैं। जो बात स्पीकर ने कही उस पर अमल भी करके दिखा दिया जी। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? वो जमहूरियत की बात करना चाह रहे हैं और अगलों ने कहा हम इनकलाब लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा मुतमिन नहीं स्पीकर असेंबली के इक़दामात से।
आप देखें जब स्पीकर एक ऐसी अच्छी मुस्बत रवायत को जन्म देना चाह रहा है, और काफ़ी अरसे जो कमेटियां पिछले दिनों बनी उसमें भी मैंने तारीफ़ की अपना स्पीकर की कि उनका तरीक़ाकार बहुत अच्छा था और उन्हें मौका पूरा फराहम किया कि अपोजिशन को कोई ऐसी वजह ना बने कि वो नाराज़ हो जाएं और उसको इस्तेमाल करें। अब देखिए है क्या, स्पीकर कस्टोडियन है और वो कस्टोडियन ने जो फैसला किया कि आओ बैठो और इसको चलाने के लिए इकट्ठे हों, अब मुझे बताएं वो क्या करे। बिलावल भी ये चाहता है कि ये पार्लियामेंट चले, वो कह रहे हैं बात करें और जिम्मेदारी लें, मतलब रोज मनाने का काम करेंगे स्पीकर साहब सबको। नहीं, रोज भी मनाया जा सकता है। शुरू में बच्चे बहुत लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो सीख जाते हैं, तहजीब के दायरे में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो साफ कह दिया कि हम तो इनकलाब में यकीन रखते हैं। अब मुसीबत है कि पार्लियामेंट के अंदर से इनकलाब नहीं आ सकता, यानी पार्लियामानी निज़ाम के अंदर से कोई इनकलाबी तहरीक जन्म नहीं ले सकती। कम से कम मेरे इल्म में तो नहीं है कि दुनिया की किसी पार्लियामेंट के अंदर से किसी इनकलाबी तहरीक ने जन्म लिया हो और बंदूक उठा ली हो और पिस्तौल उठा ली हो और लोगों के घरों को टेक ओवर कर लिया हो और बाज़ारों गलियों के अंदर मार्च करना शुरू कर दिया हो, यूनिफॉर्म पहनी हो और ख़ास किस्म की टोपियाँ पहनी हो। तो फिर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट क्या होगा? चार्टर ऑफ पार्लियामेंट वही होगा जिसकी ख्वाहिश का इजहार पार्लियामेंट में बैठे हुए अक्सरियत लोग कर रहे हैं, और साफ ज़ाहिर है कि अक्सरियत ही पार्लियामेंट को चलाएगी। अब ये अक्सरियत बड़ी अजीब होती है, 49 और 51 अक्सरियत है, 49 अक्सरियत नहीं है। 49 वाले शोर मचा सकते हैं कि ये हमारा एक ही नंबर कम है, हाँ आपका एक नंबर कम है, लेकिन पार्लियामेंट को चलाना है 51 वालों ने। 49 वालों का काम है तनकीद करें हुकूमत पर, उसकी पॉलिसियों पर, और बेहतर तौर के ऊपर मनसूबाबंदी करके आएँ और पेश करें कि हम ये करना चाहते हैं। इनकलाब तो पार्लियामेंट के अंदर से उभर के नहीं आया और ना आएगा। ठीक है शहजाद साहब, चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दी जाती है आज और उसके तहत आगे बढ़ने की बात भी होती है, लेकिन साथ ही कुछ देर में उमर अयूब साहब गुफ्तगू करते हैं। हमारी डिमांड है, क्योंकि मुतमईन नहीं हो रहे वो स्पीकर साहब के इक़दाम से, कि आप इंटेलिजेंस इदारों के डायरेक्टर्स के खिलाफ FIR करें। आपने किसी पुलिस ASI के खिलाफ FIR की तो फ़ायदा नहीं होगा, फिर हम पता चल जाएगा कि आप कितना हमारे साथ खड़े और हमारे लिए कर रहे हैं और फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं स्पीकर साहब से। क्या चार्टर ऑफ पार्लियामेंट को अपोजिशन समझ पा रही है या उमर अयूब साहब जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं? नहीं, अगर ऐसी बात थी तो अपने वक्त में कर लेते ये सब कुछ, उस वक्त क्यों नहीं किया था? मेरा ख्याल है कि देखिए ये जो सियासी किस्म की बयानात है ना, बदकिस्मती हमारी ये है कि जो सियासत इस वक्त मुल्क में चल रही है और जो सिक्का राजुल वक्त है वो बिल्कुल ही उसका ना कोई सर है ना पैर है। यानी आपका मकसद क्या है, मकसद क्या हासिल करना चाहते हैं? अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर बात कर रहे हो, अभी बात हुई ना, बिल्कुल ठीक कहा कि इंकलाब जो है वो पार्लियामेंट से नहीं आता, लेकिन एक चीज जरूर आती है, इनकलाबी इक़दामात पार्लियामेंट से जरूर आते हैं। तो इनकलाब आपका लाना मकसद नहीं है, क्योंकि एक इनकलाब का मतलब यह है कि आपने एक सेट ऑफ रूलर्स, एक सेट ऑफ जो आपके टायरेंट्स हैं उनको हटा के एक और सेट ऑफ टायरेंट डाल दिया। ये है इनकलाब की इमीडिएट जो फर्क पड़ता है उसके बाद। और अगर आपने उसका कोई फायदा लेके आना है अवाम के लिए, मुल्क के लिए, रियासत के लिए, तो फिर इनकलाबी इक़दाम कीजिए। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि आइन की बालादस्ती के ऊपर जो बिलावल भुट्टो ने बात की, मैं तकरीर तो नहीं उनकी सुन सका जी, लेकिन इसमें क्या शक हो सकता है? इनकलाब, ये जो आइन है, आइन तो वो एक डॉक्यूमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अवाम और रियासत के बीच में है, इन दोनों को जोड़ता है। रियासत की जिम्मेदारियां, अवाम के फराइज, और फिर उसके बाद दोनों के एक दूसरे के साथ तल्लक की बुनियाद क्या बनेगी, ये आइन करता है। इसके बगैर जब तक आप आइन को डाइल्यूट कर देंगे, मध्यम कर देंगे, तो उसके बाद ये जो कवानीन उससे जन्म लेते हैं, कवायद और ज़वाबित जन्म लेते हैं इस तल्लक के, वो कमज़ोर तर हो जाते हैं। और आज आपके मुल्क में सबसे बड़ा मसला क्या है कि रियासत और अवाम के बीच में जो खलीज कायम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, ये इस हद तक खतरनाक हो चुकी हुई है। और उसकी वजह ये है कि आइन से मावरा बहुत सारी चीजें हो रही हैं इस मुल्क के अंदर। अब आपने सवाल पूछा कि हाइब्रिड निज़ाम है या नहीं है, या 2018-2024 क्या ये आइन की बालादस्ती? सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ हाइब्रिड कब नहीं रहा? क्या हमीद गुल की IGI हाइब्रिड नहीं थी? क्या 90 का पूरा निजाम, जिसके अंदर के हर 2.5 साल के बाद, पौने 3 साल के बाद कोई ना कोई खड़ा होकर किसी के खिलाफ बात कर देता था, और फिर उसके बाद कोई घुसता था, कभी चीफ जस्टिस आता था, कभी सदर खुद आता था, कभी किसी तरीके से फौज को लेके आते थे, और फिर उसके बाद वो फिर एक अलग पलट हो जाता था मामला।
वो हाइब्रिड नहीं था, आप किसी और की बैसाखियों के पे चढ़ के आ रहे थे। और फिर जब ये 2018 है या 2024 है या उससे दरमियान में वो जो पीडीएम की हुकूमत थी, ये किसकी बैसाखियों पे चढ़ के आए? क्या ये हाइब्रिड नहीं था? हाइब्रिड है क्या? हाइब्रिड डेफिनेशन क्या है? हम हाइब्रिड करते रहते हैं एक नैरेटिव के तौर पर, एक कहानी लेके चल रहे हैं, एक से दूसरा पकड़ता है, दूसरे से तीसरा पकड़ता है। हाइब्रिड की डेफिनेशन क्या है? अगर आप ये कहना चाहते हैं कि फौज का अमल दखल, तो याद रखें कि मार्शल लॉ जब लगता है तो पूरी कौम को नुकसान होता है, पूरी कौम को नुकसान होता है मार्शल लॉ। लेकिन हाइब्रिड के साथ सिर्फ फौज को नुकसान होता है, क्योंकि आसानी के साथ सियासतदान कह सकता है 3.5 साल के बाद तो मेरे तो इख्तियार में कुछ नहीं था, मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था। तो आप 3.5 साल वहां पे क्या करते रहे? मक्खियां मारते रहे। आपको किसने जोड़ के रखा हुआ था कुर्सियों के ऊपर? वेरी वैलिड। फॉर दैट मैटर आज की जो हुकूमत, ये तो कल चले जाएंगे, जब भी जाएंगे वही कहेंगे हमारे जो पास तो कहती है। वो तो पीछे से हाइब्रिड निजाम था, SIFC कर रही थी, फलाना कर रहा था। तो नुकसान सरासर फौज का, ये फौज को सबक सीखना है। ये जो हाइब्रिड करके इनकी कहानी बनती जा रही है, एक नैरेटिव बनता जा रहा है, उनको चाहिए फौज को कि आप डेफामेशन लेके क्या मुझे साबित कर दो हाइब्रिड कहां पे। अगर है साबित तो फिर रुक जाओ इससे, क्योंकि फिर गैर आईनी कदम है। सही। तो आईन को मुकद्दम रखो, अपने आप को साफ रखो, ताकि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। और ये निजाम जिस किस्म का है, आहिस्ता आहिस्ता रिढ़ता चलता रहेगा। अभी भी तो चल रहा है ना, आइंदा भी चलता रहेगा।